Good morning, all dear student. If you are new to this channel, then subscribe and press the bell icon. बच्चों, आज का क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है कि सामाजिक पाठ्य पुस्तक जो आपका एग्जाम होने वाला है तो उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। तो आइए मेरे साथ बने रहिए और थोड़ा सा समय दीजिए। देखिए बच्चों, क्या कह रहा है कि भारत में लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु सीमा कितनी निश्चित है? तो 21 वर्ष है। एक नज़र से इसको देख लें और याद कर लें। बाल विवाह अधिनियम कब बना? तो 2006 ईस्वी में बना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बाल श्रम दंडनीय है? तो अनुच्छेद 24। ये हल्का सा याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलते चलते ये आपका याद हो जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि कानूनन लड़की की विवाह योग्य आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो उम्र होगा 18 वर्ष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किस उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय है? तो आंसर क्या होगा? 14 वर्ष से कम बच्चे को बाल मजदूरी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्या है कि बाल विवाह निवारण अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके जवाबदेही कौन करता है? प्रखंड विकास पदाधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि बाल श्रम क्या है? तो बाल श्रम केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, यह एक वैश्विक घटना है। भारतीय संविधान के अनुसार किसी उद्योग, कल कारखानों या किसी कंपनी में मानसिक या शारीरिक श्रम करने वाले 5 से 14 वर्ष तक के बच्चों को बाल श्रमिक कहा जाता है। आपको लिखना क्या है कि 5 से 14 वर्ष तक के बच्चों को बाल श्रमिक कहा जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। यदि यहाँ से आप क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो अभी आंसर आपका सही हो जाएगा। अब आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि बाल श्रम के क्या कारण है, तो लिखेंगे अत्यधिक जनसंख्या यदि हो जाता है तो बाल श्रम हो जाता है, और शिक्षा के कारण होता है और गरीबी के कारण भी होता है। इसे याद रख लीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल श्रम अधिनियम कब बनाया गया? तो 1986 ईस्वी में बाल श्रम अधिनियम लागू की गई है। इसे अच्छी तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय, क्या लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जून को मनाया जाता है। इसे एक नज़र से याद रख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक नज़र से देखें बच्चों, तो यहाँ क्या है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो लिखेंगे ये बीमा क्षेत्र से जुड़ा है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि सुकन्या समृद्धि योजना कब लागू की गई? तो 2014 ईस्वी में लागू की गई थी। इसे आप याद रख सकते हैं। बच्चों, यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान कहाँ हुई थी? तो आप लिखेंगे वुहान में हुई थी, चीन। ये क्वेश्चन को याद रखेंगे। और क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर है कि भारत में बच्चों को किस उम्र तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दी जाती है? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। इसे याद रखेंगे। एक नज़र से ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जन सुविधाएं क्या होती है? तो देश के विकास एवं लोगों के जीवन स्तर को उन्नत बनाने के लिए कुछ सुविधाएं अनिवार्यता जरूरी होती है। जैसे ये आधारभूत संरचनाएं क्या होती हैं? यातायात, संचार, बिजली, शिक्षा व्यवस्था, ये सब जो होते हैं ये सभी जन सुविधाएं के लिए आवश्यक है। तो यहाँ से भी ये आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों ध्यान रहे, ये आपके पाठ्य पुस्तक से संग्रहित ये प्रश्न उत्तर है। आप इसे अच्छी तरह से देख लें एक नज़र से। क्वेश्चन क्या कहता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम कब पारित हुआ था? तो आंसर लिखेंगे 1989 में, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। और अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 17 है। इसे आप याद रख सकते हैं। और ये इम्पोर्टेंट उतना क्वेश्चन नहीं है। और यहाँ देख रहे हैं एक क्वेश्चन कि सच्चर समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 2005 में हुआ था। इसे भी याद रख सकते हैं। एक नज़र से इसको पढ़ कर देख लें, वीडियो को रोकें और अच्छी तरह से पढ़ लें। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको गैस क्वेश्चन करके आपको बता रहे हैं कि कौन कौन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आपका अल्पसंख्यक शब्द है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। और ये भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसे याद रखिएगा। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि सरकार को जन सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी क्यों लेनी चाहिए? तो आलोचनात्मक विवेचना करें। तो ये आप इसे अच्छी तरह से देख कर इसे लिख सकते हैं। इसमें काफ़ी लंबी चौड़ी लिखी हुई है क्योंकि ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, इसलिए आप इसे पढ़कर थोड़ा सा समझ कर इसे लिखने का प्रयास करेंगे। एक नज़र से बच्चों ये क्वेश्चन को देख लीजिएगा कि बाल विवाह को कानूनन अपराध माना गया है। क्या आप भी इसे अपराध मानते हैं? अपने उत्तर पक्ष के कारण भी लिखें। तो इसे आप इतना भी लिखेंगे तो
चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि बाल श्रम को दूर करने के लिए कोई 3 सुझाव दीजिए। तो ये आपके सामने में आंसर है, इसे देखकर अच्छी तरह से थोड़ा सा ध्यान में रख लें। यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं कि जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे एक नज़र से याद कर लीजिए। और ये लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छी तरह से याद कर लें। और उसके बाद देख रहे हैं यहाँ क्या है कि मानव एक संसाधन है, कैसे, तो आपको याद करना है। तो इसमें लिख सकते हैं कि लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन उस समय महत्वपूर्ण होती है जब यह लोगों के लिए उपयोगी होते हैं। तो यहाँ भी इतना आप लिखेंगे तो चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों देख लेंगे, उत्प्रवास एवं आप्रवास में अंतर स्पष्ट करें। तो उत्प्रवास के कारण किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या घटती है तथा आप्रवास के कारण बढ़ती है। तो अल्प विकसित देशों में उत्प्रवास एवं विकसित देशों में आप्रवास की स्थिति पाई जाती है। इसे भी एक नज़र से देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन एक देख रहे हैं कि मिस्र में नील नदी घाटी घने बसाव वाला क्षेत्र है, कारण लिखिए। तो यहाँ पर इतने कारण देखकर आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को रोकें और अच्छी तरह से पढ़ लें और इसे लिखने का प्रयास करेंगे। दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन में ये बच्चों इसे याद रख लेना है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक का उल्लेख करें। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे एक नज़र से याद कर लीजिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर भौगोलिक कारक क्या है, भू आकृति है और इसका डिफिनेशन करना है। उसके बाद लिख सकते हैं जलवायु, और उसके बाद लिखेंगे प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता। ये आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद क्या लिखेंगे आप देख रहे हैं, अच्छी तरह से वीडियो को रोकें और पढ़कर समझने का प्रयास करें। और यहाँ क्या है, मानवीय कारक। तो मानवीय कारक को आप इस तरह से देखकर आप अच्छी तरह से लिखने का प्रयास कर सकते हैं। एक नज़र से यदि देख लेंगे तो आपको याद आ जाएगा। बच्चों, यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि जनसंख्या पिरामिड से आप क्या समझते हैं, तो किसी देश की जनसंख्या के पिरामिड से किन किन बातों का पता चलता है, तो इसे अच्छी तरह से बच्चों एक नज़र से पढ़ लीजिए, वीडियो को रोककर, और इसे याद रख लें थोड़ा सा दिमाग में, तो आप अच्छी तरह से इसको लिख सकते हैं। बच्चों, एक क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या है कि पटसन, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है, क्यों, कारण दीजिए। तो यहाँ तक आप पढ़ लें और अच्छी तरह से इसे लिखकर आप अपना अभ्यास कर सकते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन एक देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या है कि चावल उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको गैस करके क्वेश्चन बता रहे हैं कि कौन कौन क्वेश्चन पूछने लायक है। आप इस तरह से इसे अध्ययन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को देख लें बच्चों, यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृषि से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर आपके सामने में, इसे देखकर इसे वीडियो को रोककर पढ़ने का प्रयास करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की कृषि में फसल का उत्पादन बाजार में बेचने के लिए किया जाता है। तो वाणिज्य कृषि का उत्पादन, फसल का उत्पादन बाजार में बेचने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषिगत भूमि क्या है। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक नज़र से इसे देख लें। क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि 2 रेशेदार फसलों के नाम लिखें। तो जूट और कपास, ये 2 फसलें हैं। और 2 पेय फसलों के नाम लिखें। तो क्या लिखेंगे, चाय और कहवा। आइए उसका क्वेश्चन देख रहे हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन है, मिश्रित कृषि, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिश्रित कृषि और रोपण कृषि, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छी तरह से देख लें। बच्चों, आपको गैस करके क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि परीक्षा से संबंधित ये क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले ही क्लास में परीक्षा में क्वेश्चन को पूछा गया है। आइए उसका क्वेश्चन एक देख लेते हैं कि हरित क्रांति, हरित क्रांति क्या है, इसको देखेंगे। तो हरित क्रांति कृषि में अधिक उत्पादन करने के लिए कार्यक्रम है। इसमें अच्छे बीज, खाद तथा सिंचाई की मदद से अधिक उत्पादन किया जाता है, ये लिख सकते हैं। और क्या लिखेंगे, कृषि कितने प्रकार की होती है। तो कृषि आपका 2 प्रकार की होती है, निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि। इसे एक नज़र से बच्चों देख लें। अति लघुत्तरी प्रश्न यहाँ कुछ दिए हुए देख लें बच्चों कि सुनहरा रेशा को किस नाम से जाना जाता है। तो पटसन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है, कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो ब्राज़ील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल किस प्रकार की कृषि का प्रमुख फसल है। तो जीवन निर्वाह लिखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, चीन। और विश्व में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसे याद रख लें। और क्वेश्चन एक देखिए 6 नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है, तो प्रेयरी प्रदेश को कहा जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, तो कपास को कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, विश्व का कॉफ़ी कटोरा किसे कहा जाता है, तो ब्राज़ील को कहा जाता है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी इस सब क्वेश्चन को पढ़ें अथवा ना पढ़ें कोई प्रभाव नहीं है, ये सब उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन एक नज़र से इसे भी देख लें कैसा कैसा क्वेश्चन दिया है। वीडियो को रोक कर आप पढ़ने का प्रयास करेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, इसे अच्छी नज़र से पढ़ लें जो आपको दिखाई दे रहा है। तो आंसर होगा ज्योतिबा फुले। क्वेश्चन है कि ज्योतिबा फुले ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी, तो गुलामगिरी की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, दक्षिण में जाति सुधार आंदोलन के नायक कौन थे, तो ईवी रामास्वामी थे। इसे याद रख लें। वीडियो को पॉज कीजिए बच्चों और अच्छी तरह से इसे याद कर लीजिए, ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये इतिहास से संबंधित प्रश्न आपके साथ शेयर किया जा रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ राजा राममोहन से संबंधित यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो ये लिख देंगे तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। और यदि यहाँ रामास्वामी नायकर ने कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ दी, यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इतना आप लिख सकते हैं। और ज्योतिबा फुले से क्वेश्चन पूछा जाए तो इसे एक नज़र से देख के भी पूछ सकता है क्वेश्चन, तो इसे याद कर लें। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है स्वामी विवेकानंद से। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देख रहे हैं बच्चों, ये भी क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है कि किस भारतीय समाज सुधारक के प्रयास से सती प्रथा का अंत किया गया, तो राजा राममोहन राय लिखेंगे। और सती प्रथा पर पहला प्रतिबंध किस राजा ने लगाया था, तो हर्षवर्धन ने लगाया था। इसे भी याद रख लेना। क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों कि स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी थी, आंसर होगा ताराबाई शिंदे ने लिखी थी। और क्वेश्चन को देख रहे हैं कि विधवा पुनर्निर्वाह कानून किसने लागू किया, डलहौजी। इसे याद रखने का, ये उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन आप इसे देख लें, 1 नंबर का है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन को देखने क्या है कि ज्योतिबा फुले कौन थे, यानी ज्योतिबा फुले कौन थे, तो समाज सुधारकों में महाराष्ट्र के ज्योतिबा फुले का स्थान अग्रणी था। उन्होंने भारत में महिलाओं की दशा सुधारने हेतु लड़कियों की शिक्षा पर बल दिया और इसके लिए लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल खोले गए। ये आप लिख सकते हैं, ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन देख रहे हैं कि सती कौन कहलाती है, तो लिख सकते हैं वह विधवा जो अपने पति के मरने के बाद स्वयं को उसकी जलती चिता पर जल जाती है को सती कहते हैं। और क्वेश्चन देख रहे हैं कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, तो इसकी स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में हुई थी। यहाँ भी कुछ क्वेश्चन है अति लघुत्री, जिसे देख सकते हैं। टिस्को में स्टील का उत्पादन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो 1912 में हुआ था। भारी अभियंत्रण संयंत्र की स्थापना कब की गई थी, तो 1958 में की गई थी। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में किस जगह स्थापित हुई थी, तो बम्बई में हुई थी। और क्वेश्चन क्या है कि सूरत बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित है, पश्चिमी तट पर स्थित है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बच्चों हैं कि मसलिन या मलमल क्या है, तो बारीकी सूती कपड़ा है। और ये क्वेश्चन आप ये रट लीजिएगा, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को कहा जाता है। इसे याद रखें एक नज़र से, काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और क्वेश्चन को देखते चलिए बच्चों, और थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ा सा अपने मन से पढ़ लीजिए। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों कि जामदानी क्या है, इस क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा, जामदानी क्या है और यूरोप में किस तरह के कपड़ों की भारी मांग थी। ये दोनों क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से पढ़ लें। और एक क्वेश्चन को ये पढ़ लीजिए बच्चों को, बंडाना क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंडाना क्या है। और उसके बाद आपका ब्रिटेन को दुनिया का कारखाना क्यों कहा गया, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों आपके साथ हम ये क्वेश्चन को गैस कर रहे हैं, जबकि आपकी पाठ्यपुस्तक में ये क्वेश्चन दी हुई है। और ये आपका है स्पिनिंग, ये थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से देख लें। और उसके बाद लघुत्तरी प्रश्न से यहाँ आपसे क्वेश्चन टच कर सकता है कि बुनकरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, तो इसे आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बच्चों कि वुडटच स्टील बेहतर क्यों माना जाता है, तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसे देखकर अच्छी तरह से पढ़ लें बच्चों। और क्वेश्चन को आइए देखते हैं, औद्योगिक क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किन क्षेत्रों में पड़ा, इसे भी आप याद कर सकते हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक नज़र से इसे देख लीजिए। और उसके बाद क्या देख रहे हैं, टिस्को की स्थापना क्यों की गई थी, एक नज़र से इसको देख लीजिए। और बाकी क्वेश्चन आपको पढ़ना नहीं है,
ये आपको इतना यदि क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा और परीक्षा में आप अच्छे रैंक को प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है बच्चों आज का क्लास आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पाते ही आप कमेंट अवश्य करें आज का क्लास आपके लिए कितना यूजफुल रहा।